हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट सेशन में हमने बात की थी, इवन जब मैं लाइव आया था तब भी मैंने बताया था कि 24,680 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक होता है फिर 24,600 का नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा। जो प्राइस एक्शन बना था थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छा था, और फ्राइडे के दिन जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से फॉल आया था, 680 के आसपास गया था। फिर वहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, और रैली के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, और रीज़न ये था कि उस दिन जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, और आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट कट किए थे। तो आज जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और बेसिकली रेपो रेट्स कट करने पे उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से मार्केट को देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है, और कुछ ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर अभी चल ही रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई कहें, इंडिया में आरबीआई है जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यूएस में फेडरल रिजर्व फेडरल। ठीक है, तो इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना, उस इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, उसके बाद से जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद से जो करेंसी है वो स्टेबलाइज रहे, मतलब ज़्यादा उसमें वॉलीटिलिटी ना हो। इस रीज़न से क्या हुआ था कि जो पहले फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी बढ़ गई थी। ठीक है, तो जो मेन 3-4 काम होते हैं आरबीआई के, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर यूएस का है, तो इनका ये होता है कि जो मनी की सप्लाई है उसको एक स्टेबल वे में रखना, इंटरेस्ट रेट को कब कट करना है, कब इन्फ्लेट करना है, इन सब चीज़ों का। उसके बाद से जो इकॉनमी, जो इन्फ्लेशन होता है उसको मैनेज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकॉनमी की ग्रोथ हो गई, इन सब पे इनका मेन रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम ये रहता है। अब 2-3 काम हो गए, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, अभी कल की बात है। कल आरबीआई के जो चीफ मतलब गवर्नर हैं, उनका स्टेटमेंट था संजय मल्होत्रा जी की, 0.5 बेसिस पॉइंट कट कर दिए गए हैं। पहले जो था वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट था। तो अब इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मतलब आपको 5.5% पे लोन मिलेंगे? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक्स है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है अदर बैंक्स को। ठीक है, तो जो लेंडिंग्स होती है, जैसे आरबीआई को, आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई मनी को दूसरे बैंक्स को लेंड करता है, तो वो जो चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट वो 5.5% से चार्ज करेगा। उसके बाद से बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 पिलर्स हो गए। एक आरबीआई हो गया, फिर मिडल मैन की तरह काम करता है अपना बैंकिंग सिस्टम, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे हो गए। फिर थर्ड हो गया इंडिविजुअल, या फिर जो कंपनीज हो गई, एसएनआई क्लाइंट्स हो गए जिनको लोन चाहिए, तो वो थर्ड पिलर हो गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब थर्ड पार्टी को लोन चाहिए होता है तो बैंक के पास आता है, और बैंक को लोन जब चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास आता है। बैंक जो है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनको 2-4 लाख करोड़ का अगर फंड चाहिए तो सेंट्रल बैंक से लेते हैं 5.5% पे, और फिर वो पास ऑन करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन, कार लोन, इन सब पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो ये एक सप्लाई चेन बनी है, और ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और इसकी देख-रेख करते हैं बेसिकली जो आरबीआई की टीम है वो करती है। सेंट्रल बैंक्स हो गए, यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये थीम है। उसके बाद से इंटरेस्ट रेट कब कट करना है, कैसे करना है। इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होता है कि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहती है। जैसे किसी को इंटरेस्ट रेट चाहिए, आई मीन लोन चाहिए, तो वो लोन ईजिली अवेलेबल रहता है, अच्छे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो क्या होता है कि मार्केट में एक ग्रोथ दिखती है। बेसिकली अगर किसी को बिजनेस लोन चाहिए, ठीक है, तो एक जगह 5.5% मिल रहा है, तो वहाँ पे ईजिली हो सकता है कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट हो तो वो 20 लाख तक जा सकता है। इससे क्या होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जो सेंट्रल बैंक्स है उसका ये भी काम रहता है कि जो मनी सप्लाई है वो चेन डिसरप्ट ना हो, डिमांड एंड सप्लाई बोथ बैलेंस्ड वे में रहे। ठीक है, तो अभी हम इसके बेसिकली इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, कि जो रेपो रेट कट्स हुए हैं
मतलब 50 बेसिस पॉइंट, उसके एडवांटेज क्या हैं? तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो बोरोवर्स हैं उनको सस्ते दाम पे लोन मिल जाएगा, 0.5% चीपर मिलेगा। तो सपोज अगर कोई 50 लाख का लोन लेता है 20 साल के लिए, तो उसको 2.5 लाख के आसपास ऑलमोस्ट छूट मिलेगा, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये सेंट्रल बैंक्स ने कम किया है, अदर जो बैंक्स हैं वो भी कम करेंगे, बट उनका थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होते रहता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी अ, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, और हो सकता है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एक बार डाउन हो गई थी, 6.2 के आसपास आ गई थी, वो एक बार फिर से एक क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी स्टैगर्ड हो गई थी, वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ बूम आ जाए, बूस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो ये भी रीज़न है। उसके बाद से जो रेपो रेट था उसमें जो बैंक्स थे उनका कैश रिजर्व बढ़ाया गया है ऑलमोस्ट 3% से, तो जो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ किया गया है, ठीक है। एक तरीके से स्टिमुलस पैकेज कह सकते हैं इसको। तीसरी चीज़ क्या है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, कंजम्पशन इंक्रीज कर जाता है। जैसे होम लोन हो गए, व्हीकल हो गए, कार लोन्स वगैरह, एंड बिजनेस लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, तो ये इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी क्या है कि अभी जैसे टैरिफ वॉर चल रहा है, और यूएस ने हर सभी कंट्रीज़ पे लगा दिया है, तो जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जो कंट्री जैसे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, यूएस में, अदर कंट्रीज़ में, जैसे हमारे यहाँ एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि मतलब ऑलमोस्ट 1 टन या 2 टन के आसपास आम जो है, मैंगो, हम सप्लाई करते हैं यूएस में, तो उसने किसी रीज़न से वो कैंसिल कर दिया था, फिर वो इम्पोर्ट मतलब वो आ गया था इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 3-4 मेन जो रीज़न है वो ये है कि जो इंडियन इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा, जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, इससे हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी एक बार फिर से। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो एफडी वगैरह में करते हैं, सेविंग अकाउंट्स वगैरह में करते हैं, जिनका पैसा लगा रहता है, तो उनको अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे 6 था 7 था, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनको इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न मिलेंगे, सपोज जो जैसे आपने एफडी करा रखी है 1 लाख की, तो आपको 6-7 हज़ार मिल रहे होंगे, तो अभी 5.5 के आसपास मिलेंगे, तो इनका थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद से क्या होता है कि जैसे रेपो रेट कट होते हैं तो मार्केट में एक डिमांड एकदम से शूट अप हो जाता है, तो उसकी वजह से जो रिस्क रहता है वो इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ जाता है, तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट उतना बड़ा नहीं है। थर्ड अगर देखें तो हमारा जो बोरोवर्स है उसकी, तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे आरबीआई ने रेट कट्स कर दिए, बट जो अदर बैंक्स हैं वो रेट कट नहीं करते हैं, मतलब जो पुराने वाले रेट इंटरेस्ट रेट थे वही चार्ज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो, क्योंकि उनको भी एक मार्जिन मेंटेन करनी होती है, तो इस रीज़न से क्या है कि ये थोड़ा सा बेसिकली जो, अगर आरबीआई की पूरी पॉलिसी आपने सुनी होगी तो वहाँ पे ईएमआई को लेकर भी बहुत बड़ी बात की गई थी कि ईएमआई का जो रिडक्शन है वो होना चाहिए। तो ये 4-5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये जो रेपो रेट है वो काफ़ी सही है एक तरीके से, और इसकी वजह से जो इकॉनमी बूस्ट होगी वो तो है ही। और जो बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसी, अगर किसी भी इकॉनमी का देखें ना, तो जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सबसे मेन पिलर होता है किसी भी इकॉनमी का। अगर वो वहाँ पे कोई भी इशू आती है तो पूरे कंट्री में एक तरीके से क्राइसिस देखा जा सकता है। अभी बैंक ऑफ जापान का देखें, तो बैंक ऑफ जापान में जो लेमन ब्रदर 2008 में हुआ था, उसने उस टाइम पे लॉसेस जो होते हैं वो बुक नहीं किए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी कंपनीज थी वो उस टाइम पे इंसॉल्वेंट हो गई थी, ठीक है। बट जिसको उसने लोन दे रखा था उसके जो एनपीए हो गए थे वो लॉस बुक नहीं किया था, वो लॉस जाके फिर 2012 के आसपास उसने अपने बैलेंस शीट वगैरह में दिखाए थे, तो उसके बाद से भी वहाँ पे एक करेक्शन आया था। तो यही चीज़ है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।